Hello everyone, welcome to Decode UPSC PCS. This is another video of the Polity घटना चक्र सीरीज एंड हमारा आज का टॉपिक रहेगा फंडामेंटल राइट्स. ओके, सो फंडामेंटल राइट्स एज वी ऑल नो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट. इन मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स पॉलिटी के क्वेश्चंस फंडामेंटल राइट्स से अ मेजर चंक ऑफ द क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम दिस. सो बिफोर वी स्टार्ट लेट मी टेल यू, जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर इन पार्ट 3 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, पार्ट 3 में है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एंड आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स आती हैं फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35. बेसिकली आर्टिकल 12 में देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ स्टेट कि स्टेट में क्या क्या आता है, एंड आर्टिकल 13 ये बात करता है दैट कोई भी ऐसी लॉ जो इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट से वो वॉइड होगी. एनी लॉ, चाहे वो पास्ट लॉ हो या फिर कोई फ्यूचर लॉ हो. क्लियर. नाउ लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स. जैसे हम करते हैं सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स डिस्कस करेंगे एंड देन घटना चक्र के एमसीक्यूज. ओके, सो इफ द क्वेश्चन कम्स लाइक द फर्स्ट एक्सप्लिसिट डिमांड जो हुई है फंडामेंटल राइट्स की, इट केम इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1895. ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1895 ये इंस्पायर्ड था बाल गंगाधर तिलक. ओके, इसके बाद अपना 1928 में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट केम. ठीक है, एंड इस रिपोर्ट ने भी डिमांड किया दैट येस फंडामेंटल राइट्स आर इनएलिनेबल, मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द पीपल ऑफ इंडिया. बट ऑफिशियली जो मेजर क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से वो बनता है लाइक कि कांग्रेस ने सबसे पहले रिजोल्यूशन कब अडॉप्ट किया फॉर फंडामेंटल राइट्स. सो रिमेंबर इट वाज इन द कराची सेशन. कराची सेशन हुआ था अपना 1931 में, जिसको प्रिसाइड किया था सरदार पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल. ओके, he presided this session, Karachi session. In this session कांग्रेस ने अडॉप्ट किया अ रिजोल्यूशन फॉर फंडामेंटल राइट्स. दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं लाइक कि फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड रिजोल्यूशन कब पास हुआ था, ईयर पूछ लेते हैं, सेशन का नेम पूछ लेते हैं. ओके, सो यू शुड नो ऑल द पॉइंटर्स. 1931 कराची सेशन प्रिसाइडेड बाय सरदार पटेल एंड इन दिस सेशन कांग्रेस अडॉप्टेड अ रिजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स. ओके, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंटर इज दैट ओरिजिनली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें आर्टिकल 12 से 35 के बीच ऑब्वियसली डिफरेंट आर्टिकल्स हैं. राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, वेरियस राइट्स आर देयर. बट लेट मी टेल यू, राइट टू प्रॉपर्टी भी एक फंडामेंटल राइट था. राइट टू प्रॉपर्टी वॉज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट, बट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 इसने राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी से हटाकर आर्टिकल 300A में शिफ्ट कर दिया इन पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. क्लियर. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेजरली हर एग्जाम में ऑलमोस्ट पूछा ही गया है इन द फॉर्म ऑफ PYQs और एनीवेयर. सो व्हाट आई वाज टेलिंग इज राइट टू प्रॉपर्टी अर्लियर पार्ट था अपने फंडामेंटल राइट्स का, बट 44th अमेंडमेंट, सी रिमेंबर 42nd नहीं, इट इज 44th अमेंडमेंट से हमने इसे फंडामेंटल राइट्स से शिफ्ट करके वी हैव रिमूव्ड इट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स एंड नाउ ये अब आर्टिकल 300A के अंदर इट इज़ अ लीगल राइट, इट इज़ नो मोर अ फंडामेंटल राइट. ठीक है, सो क्वेश्चन कम्स कि किस अमेंडमेंट से हमने इसे आर्टिकल 300A में डाला है. दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कम्स, सो यू मस्ट रिमेंबर. देन वही चीज़ें आगे दैट फंडामेंटल राइट्स आर गारंटी अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्शंस ऑफ द स्टेट. ओके, the enforcement of fundamental rights except article 20 and 21 can be suspended during the operation of national emergency. Okay, so the next important pointer is that the enforcement of fundamental rights except article 20 and 21 can be suspended during the operation of national emergency by an order of the president. See, very important pointer. जो हमारे fundamental rights हैं अंडर सी, जब हम इमरजेंसी पढ़ेंगे हम तब पढ़ेंगे आर्टिकल 358 एंड 359. 358 बेसिकली डील करता है रिगार्डिंग द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्टिकल 19. ठीक है, एंड आर्टिकल 359 ये डील करता है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स और सस्पेंशन भी फंडामेंटल राइट्स का नहीं, सस्पेंशन ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. तो ये वाली बात आप याद रखना, आर्टिकल 359 के अंडर फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड नहीं होते हैं एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21. आर्टिकल 359 के अंडर एनफोर्समेंट जो है फंडामेंटल राइट्स का एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21 वो होता है. ओके, लाइक अगर आपका कोई भी आर्टिकल वायोलेट हुआ है, कोई भी फंडामेंटल राइट आपका वायोलेट हुआ है एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी, जब इमरजेंसी चल रही है आप उस दौरान कोर्ट में जाकर जस्टिस सीख नहीं कर सकते अंडर आर्टिकल 359. क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स का जो एनफोर्समेंट है वो ही सस्पेंडेड है
except Article 20 and 21. Now read this line again. The enforcement of fundamental right, except the rights under Article 20 and 21, can be suspended enforcement during the operation of national emergency by an order of the President. Okay, these rights are justiciable. Everyone must know कि fundamental rights अपने justiciable होते हैं. Justiciable means that अगर आपके fundamental rights violate हुए हैं, so आप कोर्ट जाकर justice seek कर सकते हो that yes मेरा ये right violate हुआ है, I want justice. Clear? हमने सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में वी हैव रेड दैट हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमने कहाँ से बोरो किए हैं, यूएसए बिल ऑफ राइट्स. यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से वी हैव बोरोड आर फंडामेंटल राइट्स. सो रिमेंबर एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू ये हमारे पार्ट 3 में है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 12 to 35. दिस एवरीवन मस्ट नो. क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट अब हम अपने आर्टिकल से एक बार डिस्कस कर लेते हैं. ओके, आर्टिकल 14 से लेकर अपना आर्टिकल 18 तक ये डील करता है राइट टू इक्वालिटी. आर्टिकल 14 to 18 इज राइट टू इक्वालिटी. एक बार हम पढ़ लेते हैं. आर्टिकल 14 प्रोवाइड्स फॉर इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज. आर्टिकल 15 क्या बात करता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ. ओके. आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. Article 17 abolition of untouchability. Article 18 abolition of titles except military and academic ones. See, ये आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक हमने अभी जितने भी आर्टिकल्स पढ़े हैं दे कम अंडर द हेडिंग ऑफ राइट टू इक्वालिटी. एंड यहाँ पर बहुत बच्चे इजीली कंफ्यूज हो जाते हैं जब क्वेश्चन ऐसे बनता है कि एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये कौन सा राइट है, एंड फिर आपके ऑप्शन आते हैं राइट टू इक्वालिटी किसका वायोलेशन है. द क्वेश्चन कम्स लाइक दिस. ऑप्शन आएगा आपका राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. तो जब बच्चा पढ़ता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन दे फील कि अनटचेबिलिटी इसी का पार्ट होगा एंड वो मार्क कर देते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. बट नो, रिमेंबर आर्टिकल 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये राइट टू इक्वालिटी का वायोलेशन है, ये राइट टू इक्वालिटी में कवर होगा. ओके, आर्टिकल 14 to 18 एंड अनटचेबिलिटी इज आर्टिकल 17, सो इट कम्स अंडर दिस कैटेगरी. आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू जहाँ बच्चे ज़्यादा मिस्टेक करें मैं आपको वो पॉइंट्स और ज़्यादा हाईलाइट करके बता रही हूँ सो दैट आप इन मिस्टेक से अवॉइड करो. अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल्स पे. आर्टिकल 19 to 22. जो हमारा आर्टिकल 19 to 22 है ये सारे हैं राइट टू फ्रीडम. राइट टू फ्रीडम इसमें कौन से आएंगे आपके 19(1)(a) है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. 19(1)(b) राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स. 19(1)(c) राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज. 19(1)(d) राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. 19(1)(e) राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट of the territory of India. And 19(1)(g) right to practice any profession or to carry on any occupation. Okay, then comes article 20 protection in respect of conviction for offenses. इसी में आपका आता है no ex post facto law, no self incrimination, no double jeopardy. Okay, this is a part of article 21 and sorry article 20 and अब हमारा आता है article 21 protection of life and personal liberty. सी दिस यू मस्ट रिमेंबर इन ऑर्डर की 19(1)(a) क्या है, 1(b) क्या है, 1(c) क्या है, आपको लर्न करना है थॉरोली. ओके, जो अपना 19(1)(c) है राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ये हमारा 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 से ऐड हुआ है. ओके, इसे हमने राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हमने दिस अमेंडमेंट एक्ट से अपने फंडामेंटल राइट्स में ऐड किया है. सो रिमेंबर दिस थिंग. क्लियर? 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये अपने हो गए टिल आर्टिकल 21. ओके, आर्टिकल 22 क्या है, राइट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस. अपना 19 to 22 ये आता है राइट टू फ्रीडम एंड इसमें वी हैव सीन ऑल द रिलेटेड आर्टिकल्स टिल आर्टिकल 22. ठीक है, अभी मैंने आपको आर्टिकल 21 बताया था. व्हाट वाज दैट? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. बट यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग दैट आर्टिकल 21 के आगे आर्टिकल 21(a) ऐड किया गया. किस अमेंडमेंट एक्ट से? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 से आर्टिकल 21(a) ऐड किया गया जिसने एलिमेंट्री एजुकेशन कंपलसरी कर दी. एलिमेंट्री एजुकेशन इज कंपलसरी फॉर चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर्स. मैं आपको अभी फंडामेंटल राइट्स पढ़ा रही हूँ सो मैं आपको उसी से रिलेटेड बता रही हूँ अभी. बट इस 86 अमेंडमेंट्स का फर्क अपने DPSP पर भी पड़ा है एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ पर भी पड़ा है. लाइक फंडामेंटल ड्यूटी वॉज ऑल्सो एडेड विद दिस अमेंडमेंट कि लाइक इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू देयर वार्ड. ओके,
इन द एज ऑफ 6 to 14 ओनली। वो हम अभी आगे जब हम पढ़ेंगे वो चैप्टर्स, सो वी विल स्टडी देयर। यहाँ पर यू हैव टू रिमेंबर दैट 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमारा आर्टिकल 21A इंसर्ट किया गया है इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड आर्टिकल 21A क्या करता है? इट मेड एलिमेंट्री एजुकेशन कंपलसरी 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए। ओके, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 23 एंड 24 की, जो डील करता है राइट टू एक्सप्लॉइटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। क्लियर? 23 एंड 24। 23 प्रोवाइड्स फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। ये फोर्स लेबर के अगेंस्ट है, ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बींग्स के अगेंस्ट है। ओके, एंड आर्टिकल 24 प्रोवाइड्स फॉर प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, कि अगर किसी बच्चे की एज 14 ईयर्स से कम है आप उसे एम्प्लॉय नहीं कर सकते फैक्ट्रीज में। सो ये आएगा अपना राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर, आर्टिकल 23 एंड 24। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, इट कम्स अंडर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ओके, आर्टिकल 25 to 28 ग्रांट अस फ्रीडम ऑफ रिलीजन। एक बार हम देख लेते हैं 25 to 28। इट्स रिटन हेयर, आर्टिकल 25 to 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसके बाद आएगा अपना आर्टिकल 29 एंड 30। दिस इज रिलेटेड टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ओके, दिस इज रिलेटेड टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। देन आता है अपना आर्टिकल 32 विच प्रोवाइड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ओके, आर्टिकल 32 provides for constitutional remedies. In the previous lecture I told you that Dr. B.R. Ambedkar called this right, क्या कहा था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को? इट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, आर्टिकल 32। नाउ आर्टिकल 32 अपने सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है टू इशू रिट्स। ये रिट्स क्यों इशू होती हैं? रिट्स आर इशूड कि अगर किसी भी इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, सो वो रेमेडी अप्लाई कर सकता है कोर्ट्स में थ्रू रिट्स। तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में है, सुप्रीम कोर्ट के पास रिट ज्यूरिसडिक्शन, एंड हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 226 के अंडर है। सो रिमेंबर दीज बोथ आर्टिकल्स। आर्टिकल 32 प्रोवाइड्स फॉर रिट ज्यूरिसडिक्शन टू सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 226 प्रोवाइड्स फॉर हाई कोर्ट। ओके, बट हमें एक चीज़ याद करनी होगी दैट आर्टिकल 32 जो है, ये जो रिट ज्यूरिसडिक्शन प्रोवाइड करता है वो सिर्फ प्रोवाइड करता है फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ओके, एंड ये ऑल ओवर इंडिया होता है, ऑल ओवर इंडिया। बट आर्टिकल 226 जो है ये फंडामेंटल राइट के अलावा किसी और पर्पस के लिए भी रिट इशू कर सकता है। मींस ये हाई कोर्ट की जो पावर है रिट ज्यूरिसडिक्शन की वो वाइड है, रिमेंबर, एंड सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है रिट ज्यूरिसडिक्शन की वो नैरो है। ओके, बट जो आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है रिट, वो ऑल ओवर इंडिया कर सकता है। एंड अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को अगर रिट इशू करनी है, चाहे फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट या किसी और पर्पस, वो अपनी सिर्फ स्टेट के अंदर ही कर सकता है। क्लियर? सो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन जो है वो हाई कोर्ट का नैरो है एंड सुप्रीम कोर्ट का वाइड है, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, टेरिटोरियल रिट ज्यूरिसडिक्शन। क्लियर? ओके, अब आती हैं अपनी रिट्स। ओके, एक बार देख लेते हैं हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, prohibition, certiorari and quo warranto. These are the 5 writs which we have to study. Okay, इनकी मीनिंग्स एक बार देख लेते हैं starting from habeas corpus. Habeas corpus means to have the body of. The writ of habeas corpus can be issued against both public as well as private individuals. See, जो आपको लर्न करना है habeas corpus से रिलेटेड, ये दोनों पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों के अगेंस्ट इशू हो सकती है। ओके, एंड होता क्या इसमें habeas corpus में, इसका मीनिंग है टू हैव द बॉडी ऑफ, मीन्स लाइक अगर किसी इंडिविजुअल को आपने डिटेन कर रखा है, सो यू हैव टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ दैट पर्सन, मतलब जो भी आपको ऑर्डर करा, लाइक कोर्ट इज ऑर्डरिंग, तो यू हैव टू प्रोड्यूस दैट पर्सन इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट। ओके, सो बेसिकली अगर डिटेंशन आपका इलीगल होगा, सो जो भी इंडिविजुअल है उसको फ्री सेट कर दिया जाएगा। सो बेसिकली जो हैबियस कॉर्पस की रिट है ये इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करती है। ओके, अगेंस्ट आर्बिट्ररी डिटेंशन,